हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल एंड वेलकम अगेन इन माय ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, टेंस बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही नहीं बल्कि ये पूरे इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर आप कोई भी कठिन से कठिन चैप्टर उठा लें ग्रामर का, या फिर कोई आसान चैप्टर उठा लें, या फिर कोई भी हाई लेवल का चैप्टर उठा लें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको टेंस का जरूरत पड़ ही जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश में और आप चाहते हैं कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो आपको जो है टेंस क्लियर करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना टेंस का कंप्लीट हुए, अच्छे से नॉलेज हुए, हम जो है इंग्लिश ग्रामर में अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। कई बार हम टेंस का नाम सुने रहते हैं, हल्का फुल्का पढ़े भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाता है। तो वो कमी आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं पूरा इजी तरीके से जो है इस बार टेंस आपको इतना अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आगे जितना भी आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से सारी चीजों को, हाई से हाई लेवल की ग्रामर की जो रहेंगी चीजें, उसको इजिली आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो आइए टेंस अब देखते हैं और पूरा इजी तरीके से समझते हैं। तो ये टेंस हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको मैं पूरा इजी वे में आपको समझाते चलूंगा। देखिए, पहले ये समझते हैं कि टेंस कहते किसे हैं। तो आपको एक चीज बता दूं, देखिए, कोई भी हम काम करते हैं ना, अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक टाइम में स्टार्ट किए हैं पढ़ना, धीरे धीरे टाइम जो है स्पेंड हो रहा है, बीत रहा है। तो अब हम इसे परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी काम को करते हैं तो उसमें समय लगता है, और वही समय जो है टेंस कहलाता है। यानी किसी कार्य को करने में जो समय खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है, वो हमारा टेंस हो गया। इसी तरीके में आप समझ सकते हैं। किसी को बताना होगा तो ये आप बता भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पूरे यूनिवर्स में यानी कि पूरे ब्रह्मांड में टाइम यानी कि समय की बात जो की जाए तो वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है, पहले जो घटनाएं हो चुकी है, फ्यूचर जो कि अभी भविष्य में आने वाला होता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों टाइम पे ही होता है हमारा आधारित टेंस। टेंस की अगर बात की जाए टाइप की, कि कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वहीं जो टाइम की बात कर रहे थे वहां पे टेंस जुड़ गया, यानी प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, टेंस जुड़ गया यहाँ पे। अब देखिए, इसको इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे, क्योंकि कई बार हम लोगों को पहचान में ही नहीं आता है हिंदी वाला वाक्य का कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो उसके लिए मैं बहुत ही एक आसान तरीका आपके लिए लाया हूं। मैं यहाँ से आपको एकदम समझ में आ ही जाएगा, मेरा पूरा गारंटी है कि आपको आ जाएगा। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट का है हिंदी में और उसके अंत में अगर ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ह, तो समझ लीजिए कि वो आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको हटा लेता हूँ। अगर कोई सेंटेंस है जिसके अंत में ह है, तो समझिए कि वो प्रेजेंट है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है, तुम सो रहे हो, तो सबके अंत में क्या आ रहा है? ह आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो वाक्य प्रेजेंट का है। ठीक है, अभी हम लोग यही बात करते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी अगर किसी हिंदी वाले वाक्य के अंत में ह दिख गया तो समझ लीजिए कि वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ये याद रखना है। दूसरा हमारा है कि अगर किसी सेंटेंस हिंदी वाला वाक्य के अंत में अगर था दिखाई पड़ जाता है, जैसे वह पटना गया था, वह सोया था, वह पहुंच चुका था, तो सब में क्या आ रहा है? थ आ रहा है। अंत में देखना है हम लोगों को, लास्ट में एक ही बार देखना है। तो थ आ रहा है, इसलिए समझ लेना है कि वो क्या है? पास्ट है। ठीक है, और अगर किसी हिंदी वाले वाक्य के अंत में ग मिल जाता है, ग, तो वो फ्यूचर है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, वह सोएगा, ऐसे करके अगर रहता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है? फ्यूचर का वो सेंटेंस है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम तरीके से पहचान सकते हैं टेंस, एकदम इजी वे में। अब देखिए, मान लीजिए कि तीनों सेंटेंस बोल रहा हूं मैं। वह खेल रहा है, हा है, तो ये प्रेजेंट हो गया। वह खेल रहा था, तो इसमें था आ गया, यानी कि ये पास्ट का वाक्य हो गया। वह खेलता रहेगा, एक ही वाक्य था, बस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। वह खेलता रहेगा, लास्ट में ग आ गया, यानी कि ये फ्यूचर हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होने वाला है किसी सेंटेंस को पहचान लेने में कि ये किस टेंस का है। ह था ग, 3 चीज याद रखिएगा, ह था ग, ह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे करके तीनों रहेगा। अब देखिए, इन्हीं तीनों का 4-4 पार्ट्स होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट का जो है 4 पार्ट्स होता है, यानी जो प्रेजेंट है इसका भी 4 पार्ट्स, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12, यानी कि इसके 4, इसके 4, इसके 4, तो 12 हो जाएंगे ना। अब वो चारों कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, चारों यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे हम लोग को। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में ले रहा हूँ। देखिए,
तो यहाँ पे जो चारों है ये रहा चारों हमारा, तो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों है। अब यहाँ पे ये देखना है कि खास बात ये है कि ये चारों तीनों के लिए होता है, मतलब हम लोग को अलग अलग बार याद नहीं करना है, एक ही बार याद रखना है, तीनों में काम कर जाएगा। तो जैसे ये चार है तो हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, बीच में जुड़ते चलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी चारों हो गया। वैसे हम पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि अलग अलग की जरूरत नहीं है, ये एक ही है जो तीनों में सेट होता है और ऐसे मिला के 12 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, क्योंकि हम इनका तो जान गए कि प्रेजेंट के लिए ह, पास्ट के लिए था और फ्यूचर के लिए ग होता है। अब इनका पहचान क्या है, तो इनका पहचान ये है, इंडेफिनेट अगर रहेगा तो हिंदी वाला वाक्य की क्रिया में जो है ताते ती ऐसे करके दिखाई देगा। तो ताते ती का मतलब इंडेफिनेट, याद रख लेना है कि ताते ती मतलब इंडेफिनेट, ताते ती मतलब इंडेफिनेट, ताते ती मतलब इंडेफिनेट। और वैसे ही जो है रहा रही ऐसे करके रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूअस, रहा रही मतलब कंटिन्यूअस, कहीं भी सुनाई पड़ा रहा रही, अरे कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। परफेक्ट, चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए ऐसे करके कोई भी अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो परफेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें टाइम लगा रहता है, 2 घंटे से, 3 महीने से, 4 साल से, ऐसे करके समय लगा रहता है, ठीक है। तो उससे हम पहचान लेते हैं कि वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब किस टेंस का है ये अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, बस है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब किस टेंस का है उसके लिए अंत में झांक के देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वाक्य से समझते हैं, इजीली एकदम समझ में आएगा, ध्यान लगाइएगा तो समझ में आएगा, देखते रहिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो हमें पहले क्या करना है कि एकदम अंतिम में जाना है, हमें कहा जाना है, एकदम अंतिम में जाना है ना, टुकड़ुक टुकड़ुक करके अंतिम पहुंचना है। तो जैसे यहाँ पे अंतिम में आए, पेन लेना चाहिए मुझे, देखिए अंतिम में क्या है, हाँ है, तो हम मींस क्या, प्रेजेंट टेंस, इतना तो क्लियर है ना। अब प्रेजेंट का ये 4 गो पार्ट्स होता है, सबका 4 होता है यही वाला, तो अब ये तो क्लियर हो गया, हाँ सके प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का चारों में से किस में है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तातेती है, यानी प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट का चारों में से कौन सा है, इंडेफिनेट है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ये क्या है जी, ये सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, दीपक पत्र लिख रहा है, तो दीपक पत्र लिख रहा है, इसमें भी क्या आया हुआ है, हाँ आया हुआ है, ठीक है। तो हाँ है तो ये भी प्रेजेंट है, क्लियर है, हाँ वाला प्रेजेंट ही होता है। अब देखना है कि प्रेजेंट में से चारों में से किस में आ रहा है, तो चारों में से किस में जाएगा, इसमें देखा जा रहा है कि रहा रही दिया हुआ है, क्या दिया है, रहा रही, रहा रही किसका होता है, कंटिन्यूअस का, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक है, ऐसे समझना है हम लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए अंत में क्या दिया हुआ है, मोहन घर पहुंच चुका था आया है, यानी था है लास्ट में, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया। तो पास्ट तो है, पास्ट का भी ये चारों होता है, चारों में से किस में है, इसके लिए क्रिया पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिया को देखना पड़ेगा। तो क्रिया में क्या लगा है जी, क्रिया में हमारा लगा हुआ है चुका, चुका किसका होता है, परफेक्ट का। तो यानी कि ये था से पता चला कि पास्ट है, और पास्ट का चारों में से किस में है, तो पास्ट परफेक्ट में है, यानी ये सेंटेंस किस में हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लड़के 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब इसमें भी था आ गया, इसमें भी क्या आ गया, था आ गया, तो था है तो यानी ये पास्ट है, यहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब रहा बात कि पास्ट तो है पर 4 होता है ना उसका पार्ट्स, तो चारों में से किस में है, तो इसमें लगा हुआ है क्या चीज, 4 घंटों से, टाइम लग गया है, तो टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं, यानी पास्ट तो है पर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा हो गया पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है ना, एकदम इजीली समझ में आएगा, आप बस ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एग्जांपल के रूप में देखते हैं, वह गीत गाती रहेगी, ग आ गया, तो ग है तो किसका सिंबल होता है, ग यानी कि फ्यूचर टेंस। तो इतना तो क्लियर हो गया, टेंस में क्या है, ये फ्यूचर है। अब फ्यूचर का भी तो यही चारों होता है ना सबका, तो अब चारों में से किसमें है भाई, तो इसमें दिया है रहा रही, तो यानी रहा रही किसका होता है, कंटिन्यूअस का। तो हम अब कह सकते हैं कि ये ग से मालूम चला कि फ्यूचर में है, और रहा से मालूम चला कि ये कंटिन्यूअस में है, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब देखते हैं एक लास्ट वाक्य है हमारे पास, और वो है माँ खाना बना चुकेगी, देखिए ग है, ये ग है तो फ्यूचर हो गया, ये भी क्लियर है, और इसमें क्या लगा है, चुका चुकी, तो यानी फ्यूचर है, और चुका चुकी किसका होता है, परफेक्ट का। तो ये सेंटेंस जो है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है,
यानी ऐसे जो है इजीली हम सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग को बस इतना ही सीखना था कि कैसे जो है हाउ टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस, कि मतलब कैसे पहचान लेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का पार्ट है। तो इसमें हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग ये सीखेंगे, सबको अलग अलग पढ़ा जाएगा। प्रेजेंट टेंस का हेडिंग देखिए, उसका चारों पढ़ा जाएगा पहले, फिर पास्ट का हेडिंग देखिए चारों पढ़ा जाएगा, फिर फ्यूचर का हेडिंग देखिए। इसमें हम लोग बस रिकॉग्नाइज करना सीखे हैं। आपको बस 4 और 3 7 लाइन, मतलब ये 3 लाइन और ये 4 7 लाइन, टोटल 7 लाइन्स अगर आप याद रख लेते हैं तो कितना हो भी बड़ा सा बड़ा वाक्य क्यों ना हो, आप पहचान के बता दीजिएगा कि किस टेंस का है। मतलब यहाँ से लेकर के पुलिस चौकी इतना दूर तक हो, आपके स्कूल से लेकर के आपके घर इतना दूर तक भी लंबा वाक्य क्यों ना हो, आप बता सकते हैं कि किस टेंस का है, बनाने आए चाहे मत आए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बस पहचानना सीख रहे हैं ना, बनाना तो सीख नहीं रहे हैं। और जब मैं बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से तो आपको बनाने भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, सिंपल टेंस करके दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ एक वाक्य, वह एक डॉक्टर है, इसके अंत में क्या है, हाँ है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ये तो हाँ है, यानी प्रेजेंट टेंस है। तो ये देखिए प्रेजेंट तो है पर ये टेंस नहीं है। यहाँ पे भी देखिए हाँ है, इसमें था है, तो हम लोग सोचेंगे क्या रहा तो था है, तो था मतलब पास्ट होता है, ये तो पास्ट टेंस है। पास्ट है पर पास्ट के किस पार्ट में ये मालूम नहीं चल रहा है। अब वही अगर वह एक डॉक्टर है तो हाँ है तो प्रेजेंट है, लेकिन अब अगर मैं पूछ दूं आप लोगों से कि वह एक डॉक्टर है, हाँ है तो प्रेजेंट है, अब बताइए कि चारों में से किस में है। तो ताते ती इसमें है नहीं, रहा रही इसमें है नहीं, चुका चुकी इसमें है नहीं, समय भी दिया नहीं, तो प्रेजेंट का किस में आएगा, किसी में भी नहीं आ रहा है भाई। तब ये किस टेंस का वाक्य है, तो देखिए बता देता हूँ। ऐसा वाक्य जो है वो टेंस के पार्ट्स नहीं होते हैं जिसमें वर्ब भी ना हो। यानी टेंस तभी हो सकता है जब उसमें मेन वर्ब हो, यानी बिना मेन वर्ब का टेंस होता ही नहीं है। इसमें मेन वर्ब है क्रिया, क्रिया पढ़े थे ना हम लोग पिछला चैप्टर्स में, क्रिया देखे थे, कुछ सेशन चला था हमारा, अगर नहीं देखे होंगे तो वर्ब वाला चैप्टर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्रिया है ही नहीं, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, नाउन है। गरीब एडजेक्टिव है, यहाँ पे लंबा ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ शरारती एडजेक्टिव है, अच्छे इंसान तो अच्छा यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, सुंदर एडजेक्टिव ही है। मतलब इसमें क्रिया है ही नहीं, बिना क्रिया का टेंस होता ही नहीं है। क्योंकि परिभाषा शुरू में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, मतलब कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो क्रिया रहेगा ही नहीं तो टेंस होगा कहाँ से। तो ये क्रिया है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भले ही कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये टेंस का ये किसी एक पार्ट में आ रहा है, किसी भी पार्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाता है जिसमें क्रिया न रहे, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, तो समझ लीजिएगा कि वो टेंस का पार्ट नहीं है, सिंपल करके नाम दे देंगे उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का जो है दूसरा भाग के साथ। ओके, तो डेली यूजुअल वर्ड्स में हमारे पास आज का शब्द है, ये सब देख सकते हैं 41 to 50, क्योंकि 40 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, 41 से आज देख लेते हैं। देखिए आज का पहला वर्ड है ग्रीस। ग्रीस का मतलब होता है चिकनाई लगाना। सारा का यहाँ पे टोटल मैं लिखा रहता हूँ, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो है कैसे उच्चारण करना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, मतलब ये वर्ब है, क्रिया है। अगला वर्ड है हमारा ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूस देना, मतलब होता है ना घूस देते हैं हम लोग, तो उसको ग्रीस द पाम बोलते हैं। ब्लैक शिप ये नाउन वर्ड है, ठीक है ना। ब्लैक शिप का मतलब होता है कुलद्रोही, मतलब कोई होता है ना कुलद्रोही, मतलब घर का भेदी, लंका ढेरी, ऐसे करके नहीं होता है, तो मतलब उसको हम लोग कुलद्रोही ज्यादा बोलते हैं। मतलब अपने ही परिवार का, अपने ही मतलब की जान पहचान का कोई आदमी हो और भेद खोल रहा हो, तो उसको हम लोग कुलद्रोही बोल देते हैं। हौला है, हॉलो है, क्राई है, ये सब जो है एक ही मीनिंग रखते हैं, मतलब एक ही अर्थ होता है। इन सब का मतलब होता है चिल्लाना। क्राई मतलब तो चिल्लाना पता ही है आपको, बाकी हॉलो और हौला भी याद कर लेना है। नेक्स्ट है हॉलो। देखिए हॉलो में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक ये हॉलो है और एक ये भी हॉलो है, ठीक है ना। तो उच्चारण एक ही जैसा है दोनों का, इसमें W लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस हॉलो का मतलब हो जाता है गड्ढा, और जब यहाँ पे W नहीं लगा रहता है तो उसका मतलब होता है हल्ला करना। नेक्स्ट है हमारा डेब्यू। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, टी लगा हुआ है, ये नहीं समझ लेना है कि डेबट पढ़ेंगे, डेब्यूट पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, वो टी साइलेंट हो जाता है यहाँ पे। डेब्यू, तो डेब्यू का मतलब होता है प्रारंभ या पेश करना, मतलब कोई काम हम लोग शुरू करते हैं, मतलब पहली बार अपने लाइफ में करते हैं, तो हम उसको डेब्यू कह लेते हैं। मतलब शुरू में भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको डेब्यू कहा जाता है, ठीक है ना, कोई भी काम हो। मैडन भी लोग बोल देते हैं, हालांकि डेब्यू याद रखना है। अगला है रिहर्सल। तो रिहर्सल का मतलब होता है दोहराव, पूर्वाभ्यास। अगर कोई काम हम लोग को करना रहता है उसका प्रैक्टिस हम करते हैं पहले, कुछ दिन पहले से, जिससे नाटक वगैरह होता है ना, उसका कई दिन तक रिहर्सल करते हैं लोग, फिर उसके बाद में लास्ट डे जिस दिन प्रोग्राम रहता है उस दिन स्टेज पे जाके अपना प्रोग्राम को वो दिखाते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है ब्रोच। ब्रोच मतलब चर्चा करना, बात चलाना। ये बड़ा काम का वर्ड है, वो डेली लाइफ में यूज होने वाला तो सारा ही है, पर ये कुछ ज्यादा ही होता है। ब्रोच मतलब बात चलाना। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई होता है जो इधर का बात उधर कर देता है, तो हम कहेंगे कि ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्रोचिंग द मैटर, यानी उसको जो है मैटर को ब्रोच करने की आदत है, मतलब बात को इधर उधर करने की आदत है, बात चलाने की आदत है। तो ये याद रख सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। देखिए इसी में ए लग गया है, बस यहाँ पे अप्रोच हो गया है। तो अप्रोच का मतलब खुला या उत्तेजित, मतलब कोई आदमी जो है बहुत उत्तेजित हो गया तो उसको हम अप्रोच बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टबर्न। ये एडजेक्टिव वर्ड है और अप्रोच भी वही था। स्टबर्न का मतलब होता है सख्त, अड़ियल। कोई आदमी नहीं होता है, अरे बोलते हैं अरे बहुत अड़ियल आदमी है, मानता नहीं है जल्दी, तो उसको हम बोलते हैं स्टबर्न, ठीक है। तो ये था हमारा जो है आज का डेली यूजेबल वर्ड्स। ऐसे ही जो है हम लोग हर सेशन में देखते रहेंगे, तो आप इन्हें भी जो है अलग से नोट्स बना के लिख करके याद करते रहिएगा, बड़ा काम का वर्ड्स है, ठीक है।